नमस्कार, बदनिस 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुलेरो ने मारी मोटरसाइकिल चालक को टक्कर, घटना में दंपति की मौत। विद्युत करंट से महिला की मौत, वारासिवनी के वारा की घटना। लांजी के कुम्हारी में मकान की गिरी दीवार में दबे सास गंभीर, बहू की मौत। लालबर्रा के डोरली में मिला एक व्यक्ति का शव, मौत का कारण अज्ञात। शासकीय और निजी चिकित्सकों का हड़ताल को लेकर अलग अलग रहा रुख। पुलिस भर्ती परीक्षा, जिला पुलिस बल के सब इंस्पेक्टर देंगे प्रशिक्षण। और बूढ़ी तालाब के डूब क्षेत्र प्रभावितों को मिलेगा पीएम आवास में मकान। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार का दिन जिले के लिए हादसों के नाम रहा। लांजी, वारासिवनी, लालबर्रा में हुए अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। वारासिवनी के वारा पंचायत में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई, तो वहीं वारासिवनी के कॉलेज चौक रामपायली रोड पर अज्ञात बुलेरो चालक ने मोटरसाइकिल चालक दंपति को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसी प्रकार लांजी के कुम्हारी गांव में दीवार के नीचे दबने से एक 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई, तो वहीं लालबर्रा में डोरली निवासी एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी मौत का कारण अज्ञात है। सोमवार का दिन वारासिवनी में दुर्घटनाओं के नाम रहा। सुबह 11 बजे वारा पंचायत में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई, तो वहीं दोपहर के समय रामपायली रोड पर अज्ञात बुलेरो चालक ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासिवनी तहसील के मारवाड़ी निवासी उम्मेद सिंह बिसेन उम्र 45 वर्ष अपनी पत्नी प्रमीला बिसेन उम्र 40 वर्ष के साथ वारासिवनी में अन्य लोगों के साथ कपड़े की खरीदी करने आए थे, जो खरीदी के बाद अपने निवास स्थान के लिए वापस लौट रहे थे। मृतका प्रमीला की भाभी अनीता हरिनखेड़े बताती हैं कि प्रमीला के पिता की बीते दिनों मौत हो गई थी। 18 जून को दशक्रिया का कार्यक्रम रामपायली नदी में एवं 21 जून को 13वीं कार्यक्रम है। उक्त कार्यक्रम के लिए अपने भाई भाभी के लिए कपड़े खरीदी करने पति उम्मेद सिंह के साथ वारासिवनी आई हुई थी। इसी दौरान रामपायली रोड पर कॉलेज चौक के सामने यह घटना घटित हो गई। ये कपड़े खरीदने जा रहे थे। कौन कौन थे साथ में आपके? मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं एक गाड़ी से थे, और एक बहन जवाई और बहन एक गाड़ी से थे। तो साथ में गाड़ी मोटरसाइकिल बोलेरो गाड़ी थी। बोलेरो वाहन। हाँ जी। तो अभी घटनास्थल पे किस किस की मौत हो गई है? क्या बोले? किस किस की मौत हो चुकी है? दोनों जो रुकाऊं दोनों। हाँ, बहन और जवाई। कहाँ के रहने वाले लोग? मुरमाड़ी मरे हैं। तो भाई भाभी के लिए खरीदने जा रहे थे। फिर कार्यक्रम है क्या? हाँ, कल रामपायली जाने वाले थे। हमने बोले कपड़े खरीद के आज डालेंगे, कल अपने पिताजी को तीरथ ले जाएंगे और 21 तारीख की रोटी है। एक मोटरसाइकिल से पति पत्नी जा रहे थे, जो पीछे से किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उनको टक्कर मार दी गई है, जिससे मोटरसाइकिल में चोट आने से और दोनों व्यक्तियों को चोट आने से दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। वाहन का नंबर नहीं देख पाए हैं ये लोग, पर अभी आसपास के लोगों से पूछताछ करके वाहन को पकड़ा जाएगा। सर, वाहन कौन सा है बोल रहे हैं? वाहन बोलेरो बता रहे हैं कि बोलेरो वाहन था। तो सर, घटनास्थल पर ही मौत होगी दोनों की? हाँ, दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई है। पुलिस कितने देर बाद पहुंची सर? पुलिस तत्काल पहुँच गई थी मौके। लांजी तहसील के कुम्हारी गांव में मकान की दीवार में दबने से बहू की मौत हो गई और सास गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर 2:30 बजे ग्राम कुम्हारी में यह घटना उस समय हुई जब दोनों सास बहू अपने मकान के ऊपर पन्नी बिछा रही थी। इसी दौरान अचानक मकान की दीवार गिर गई, जिससे दोनों सास बहू दब गई। घटना में सास बहू दीवार में दबने से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बहू जसवंता बाई ढोंगे 35 वर्ष की जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई तथा घायल सास सरस्वती बाई ढोंगे को जिला अस्पताल से इलाज के लिए गोंदिया भिजवाया गया है। इससे पहले दोनों घायल को लांजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। गंभीर रूप से घायल
महिला जसवंता ने रजी गांव के पास दम तोड़ दिया। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से सरस्वती बाई को रेफर किया गया। जिसकी घटना हुई है वो सामने बड़े भीति थी ना, तो छोटे भीति के पास छोटे भीति में टकरा गई, तो ये दोनों लोग चप गए। पति भी चप गया था? पति या पति सास भी साथ चप गई थी? साथ पूरा ये कमर से चले गए, गोलियां रिटायर कर दिया। अच्छा। कितने बजे हुई है ये? हुई है करीब 3-2:30 के बीच। क्या कर रही थी भाई उस समय? भाई झिल्ली बिछा रहे थे अपने मकान में? ना, हम भी अपने मकान में बिछा रहे थे। अच्छा, सभी लोग बिछा रहे थे? हाँ, तो गिर गए से बोले, तो फिर दौड़ गए। अच्छा। हाँ, तो सास भी घायल है इसमें? हाँ, सास जी तो गोलियां ले गए हैं, अभी हाथ से ले गए हैं ना। अच्छा। वारासुनी नगर से लगी हुई बारा पंचायत के वार्ड नंबर 18 की 27 वर्षीय महिला नेहा देवगढ़े की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह 11 बजे कपड़े सुखाने के दौरान विद्युत करंट से मौत हो गई। नेहा के परिजन बताते हैं कि आंगन में लगे रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। इसी दौरान उस मकान में गए बिजली तार से मत टकरा गई और इस दौरान उसे करंट लग गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि नेहा के पति अनिल कारपेंटर का काम करते हैं और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग क्या घर में मतलब मेरा समय हम लोग 10 से 11 बजे काम पे जाते हैं। तब मैं खाना खा के तैयार हुआ और छोटा भाई बाजू में घर में बाजू में दुकान मतलब घर में मकान में दूसरा, तो वहाँ काम कर रहा था वो। तो और क्या छोटी बहू ने बोली कि मैं दीदी हमारे 2 भाई है, दोनों की मिसेज है, तो उसने बोली कि ताई बोले काम करो आप, मैम जो बहन आई ना और हमारे पिताजी को बोलती है बाबूजी को आप लोग खाना दे दो, बोलती है मैं कपड़े सुखा के आती हूँ बोले। तो सामने वो कपड़े सुखाने गई और हमारी जो भांजी छोटी वो सोई थी, तो वो उठी तो मैं उसको पकड़ के सामने मतलब सामने में मतलब हाल में बैठा था। उससे मैं बाजू में जो मकान है हमारे सामने में, तो उन्हें बोले चाची लटक गई मतलब उन्हें ऐसा कुछ बोले चिपक गई। तो हम लोग जैसे दौड़ाना भैया देखा तो ये कपड़े का ऐसा मतलब तार पे ऐसा कपड़ा टंगा था और ऐसा पकड़ के, तो फिर मैं तैयार झटका मारा, तो जैसे मैं गया ना पकड़ने तो वैसे मेरे को उसने करंट मारा तो फिर मैं तत्काल मतलब महसूस हो सकता है। फिर दवाई भी आए, उनने कपड़े से तार मारे मतलब लकड़ी को तार से मारे, तो वैसे मैंने पकड़ा आने के बाद तो मेरे पास में यार छोटा भाई पे दोनों पकड़े और गाड़ी से लाए यहाँ लाए। तो उन्होंने बोले कि डॉक्टरों ने क्या बोले? डॉक्टर साहब बोले कि अब मतलब कुछ। मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुसार पुलिस विभाग में पहली भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टर से लेकर IPS अधिकारी तक बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा सब इंस्पेक्टर जो परीक्षा में अव्वल रहे हैं और विषयों पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, वे पुलिस आरक्षक की नई भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को कोचिंग देंगे। आपको बताएं कि यहां जिले के अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाएगी, जिससे युवाओं को परेशानी ना हो। पुलिस विभाग का हमेशा ये रहता है कि जो आम जनता के बीच से ही जो हमारे लोकल लोग हैं उनको प्रोत्साहित करके पुलिस विभाग में लाने के लिए आरक्षक स्तर पे, सब इंस्पेक्टर स्तर पे प्रयास किए जाएं। और उसके लिए पुलिस यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर भी लगाती है, जो एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आयोजित किए जाते हैं, तो वो आने वाले समय में किए जाएंगे। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कोसमी में विद्युत करंट के कारण एक गाय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार केबल टूटने की वजह से उसमें विद्युत प्रवाह हो रहा था, जिसकी चपेट में एक गाय आ गई, वहीं उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा बेहद निचले स्तर की केबल लगाई गई है, जो टूट गई है और यह घटना घटित हो गई। मैं सर सुबह गाय को बाहर निकाला, उनको भोजन करवाया, उसके बाद में फिर बच्चे को बोला कि चरने के लिए ले जाओ। दूसरी प्लेट में मेरी गाय लाइन में लापरवाही कारण मेरी गाय निकल गई। मैं तो वही चाहता हूँ सब भोजन मिल जाए। अच्छा, कितने की कीमत थी गाय की? कीमत मेरी तो लगभग 1 लाख की गाय। 1 लाख। पंचायत के पूर्व सरपंच गगन नकपुरे विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए बताते हैं कि विद्युत विभाग की सुस्त कार्य प्रणाली की वजह से घटना हुई है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस बात का बिजली विभाग को ध्यान रखना चाहिए। ग्राम पंचायत कोसमी वार्ड नंबर 20 का मामला है और आज यहाँ पर रात्रिकालीन लगभग 1 बजे से लाइट गोल है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जो लगा है, नया ट्रांसफार्मर लगा है, लगभग साल भर हुआ है और बहुत ही घटिया स्तर का जो केबल है ठेकेदार के द्वारा उपयोग किया गया है। इस कारण से लोड बढ़ने के कारण वो टूट गया और टूटने के कारण जब नीचे गिरा
तो रात्रि 1 बजे से लाइट गोल है इस वार्ड में। लेकिन क्या हुआ कि किसी को ये नहीं मालूम था कि केबल यहाँ टूटा है। विद्युत विभाग अगर इन चीज़ों पर अगर ध्यान देती तो शायद ये घटना आज नहीं होती। आज वहाँ पर एक बहुत अच्छी गाय लगभग जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की होनी चाहिए, और बचपन से ही उस किसान ने जो है उस गाय को अपने बच्चे की तरह पाला है। सर किसकी लापरवाही लगती है आपको इसमें? इसमें विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड वर्क का काम करते हैं रोज़, कि कहाँ पे घटना हो सकती है, कहाँ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जब तक कोई कंप्लेंट ना करे, जब तक ये विद्युत विभाग के जो कर्मचारी है घटना स्थल पर नहीं पहुँचते। कोसमी में करंट से गाय की मौत हो गई, इसके पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। ये करंट से शायद करंट लगने से गाय मृत हो गई है, उसका मुआवजे के लिए पंचनामा बनाने आए हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है अभी पंचनामा बनाया जाएगा, स्पॉट पंचनामा बना करके लिखा जाएगा उसके मुआवजे के लिए प्रशासन को। जी। शहर के जय स्तंभ के निकट स्थित वर्षों से अपनी पहचान खो चुके बूढ़ी तालाब को प्रशासन ने संवारने की प्रक्रिया शुरू की तो नगर पालिका ने एक कदम बढ़ाते हुए इसके किनारे पर बसे पट्टाधारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने की नई योजना बनाई है, जिसके तहत इस तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बताएं कि कल तक अतिक्रमण की मार के कारण अपने अस्तित्व को खो चुका था। वर्तमान समय में अगर तालाब का जलस्तर अच्छा हो जाएगा, जिला प्रशासन की पहल के बाद जन सहयोग से लगभग 20 लाख रुपए एकत्रित किए गए और इन राशि से तालाब का गहरीकरण कार्य किया जा रहा है। भविष्य में तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए भी योजना बनाई जाएगी, जिससे शहर को एक और अच्छा तालाब, एक अच्छा पर्यटन स्थल उपलब्ध हो सके। देखिए, उनको हम लगभग 2 साल से वे अवैध रूप से अतिक्रमण करके वहाँ पे रह रहे थे। हमने उनको 2 साल से नोटिस दे करके उनको खाली करने के लिए कहा है, लेकिन अब इस साल पानी की इतनी किल्लत हुई कि जल संरक्षण की दृष्टि से आज जिला प्रशासन जागरूक हुआ है। तो जिला प्रशासन और हमारे सहयोग से पूरा तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है और उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आज सफाई अभियान भी चालू हो गया, तालाब के अंदर का पूरी गंदगी को हटाया जा रहा है। और उन लोग को जो हम नोटिस दे दिए, उन लोग को हम प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, वहाँ पर आवास उपलब्ध कराएंगे और वहाँ पर तालाब के अंदर जितने मकान बने हैं उनको सबको तोड़ करके गिराएंगे, क्योंकि हमको जल बचाना बहुत जरूरी है। सोमवार को कलेक्टर दीपक आर्य एक बार फिर रूटीन वर्क के चलते जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां सफाई सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर इस बार सफाई की व्यवस्थाओं से कुछ संतुष्ट नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी और कार्य किया जाना बाकी है, जिस पर निरंतर कार्य करने की जरूरत है। कलेक्टर दीपक आर्य लगातार जिला अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए बहुत अधिक संजीदा दिखाई दे रहे हैं। नतीजा, अस्पताल में अन्य निर्माण कार्य जल्द करवाने के लिए भी वे लगातार निर्देशित करते रहते हैं। सोमवार को भी उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान जल्द से जल्द सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए निर्देशित किया। वही रूटीन निरीक्षण जो मैं करता हूँ, आज मैंने फिर से जिला कार्यालय जिला अस्पताल का किया। सुविधाएं कुछ तो बड़ी हैं, सफाई साफ स्वच्छता कुछ बड़ी है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है और हम निरंतर प्रयासरत हैं कि इसको सुधार किया जाएगा। जहाँ भी आवश्यकता होगी परिवर्तन किए जाएंगे। सर, कब तक लाभ मिल सकता है? लाभ अभी एक विंग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होगा। अगले 15 दिन में हमारी एक विंग जो हमने स्टार्ट की है, इमरजेंसी विंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो लोग जो पुराने कमरों में अभी रह रहे हैं वो बेहतर सुविधाएँ प्राप्त कर पाएंगे। वारासुनी तहसील के अंतर्गत बोटेझरी अमृत टोला में पड़ोसी की छत से गिरकर जितेंद्र इनवाती उम्र 18 वर्ष घायल हो गया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे नागपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह जितेंद्र अपनी पड़ोसी के निर्माणाधीन छत पर चढ़ा हुआ था और छत पर पानी और मिट्टी होने की वजह से उसका पैर किनारे में फिसल गया और वह सीधे छत से नीचे गिर गया। चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में अधिक चोटें आईं। उसे अधिक इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। जिले की जीवनदायिनी कहे जाने वाली वैनगंगा नदी मई माह के अंत में सूख गई। उसके बाद शुरू हुआ नगरपालिका का शहरवासियों को जल प्रदाय करने का संघर्ष।
इस बीच भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कुछ दिन राहत रही, लेकिन सप्ताह भर पहले एक बार फिर नदी का जलस्तर सूख गया। फिर नगर पालिका ने संघर्ष शुरू किया। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे बताते हैं कि फिल्टर प्लांट के पास पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब उन्हें फिल्टर प्लांट से 1 से 2 किलोमीटर दूर तक का पानी फिल्टर प्लांट तक लाकर उसे सप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन नगर पालिका पीछे नहीं हटेगी। मानसून में देरी के बावजूद भी शहर को 2 समय के बदले 1 समय पानी प्रदान जरूर किया जाएगा। वैनगंगा जलस्तर लगातार नीचे गिर रहा है, उस पर रोजाना शहर में जल प्रदाय करना निश्चित ही नगर पालिका के लिए एक बेहद टेढ़ी खीर और संघर्ष वाली बात है। बावजूद इसके भी लगातार बजरंग घाट और ढीमर टोला लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्र से मोटरों के माध्यम से पानी फिल्टर प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है। एक बार फिर वही संघर्ष नगर पालिका को अब मानसून के आने तक का करना पड़ सकता है। देखिए, नदी सूखी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नदी में कहीं कहीं पे पानी है। वो सब पानी को हम एकत्रित करके बालाघाट को प्यासा नहीं रहने देंगे। हम अपने जवाबदारी का पूरा निर्वहन करेंगे। बालाघाट के लोगों को दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम हम भरपूर पानी देंगे और पूरी कोशिश करेंगे पानी उपलब्ध कराने की। चाहे हमको इसके लिए 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से पानी ला करके क्यों ना लोगों को उपलब्ध कराना पड़े, हम पूरे तरीके से बालाघाट को भरपूर पानी उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी जवाबदारी है। अभी कितने दिन का पानी बचा हुआ है? पानी है, मानसून जब तक नहीं आता जब तक तो पानी है। मैंने कहा ना, पानी 1 किलोमीटर दूर पे नदी में पानी है, हम उसको वहाँ से पानी ला करके बालाघाट के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अभी फिलहाल तो कुछ दिन का पानी बचा हुआ है, अभी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बालाघाट में भरपूर पानी है। बंगाल में हुई डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना का पूरे देश के चिकित्सा जगत में विरोध हो रहा है। 17 जून को पूरे देश के डॉक्टर पूरी तरह कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान जिला चिकित्सालय सहित जिले के अन्य स्थान पर डॉक्टरों ने ओपीडी में अपनी नियमित सेवा देते रहे और जो डॉक्टर हड़ताल पर थे उन्होंने बकायदा 1 दिन का अवकाश लिया हुआ था। जिले भर के मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आपको बताएं कि सामान्य दिनों की तरह जिला अस्पताल में मरीज आते रहे और अपना इलाज करवाते रहे। इस दौरान लगभग आधा दर्जन प्रसूति महिला चिकित्सकों के द्वारा करवाई गई। हाँ भैया, सब वीकनेस बेचारे ब्लड के मारे। नहीं, हमारा समर्थन है, लेकिन हम लोग काम पे हैं, पर समर्थन हम लोग कर रहे हैं इसका। और यहाँ से जाने के बाद जब अपने घर पे जाएंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज हम सुबह 6 बजे से कल शाम 6 बजे तक जब घर पर रहेंगे तो कोई मरीज नहीं देखेंगे, ओनली इमरजेंसी। तो अभी आप लोग मरीज देखने के लिए नहीं, अभी यहाँ तो आएँगे शासकीय अस्पताल में। तो हमारा यूनियन जो है मेडिकल ऑफिसर, उसने कुछ हमको इस विषय में कुछ वो नहीं किया, मैं समझाया बताया नहीं कुछ, इसलिए हम लोग ने जो है अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस विषय पर जब कलेक्टर दीपक आर्य से पद्मेश न्यूज ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ओपीडी सेवाएं पूर्व की तरह नियमित रूप से चालू है और किसी भी तरह की परेशानी बालाघाट जिले में नहीं है। डॉक्टर पूरी तरह से विरोध के बावजूद भी सहयोग कर रहे हैं। देखा गया कि देश भर में सर डॉक्टर चिकित्सकों की हड़ताल चल रही है पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर, क्या अपने बालाघाट में भी इसका असर है? बालाघाट में डॉक्टर ने हड़ताल तो कॉल किया है, लेकिन हमारा जिला अस्पताल और सरकारी डॉक्टर से हमने आह्वान किया, वो सारे तैयार हैं। ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं। जो इमरजेंसी के समय होता है उस समय जो जब एक डॉक्टर जो इमरजेंसी ड्यूटी होते थे वो डबल इमरजेंसी ड्यूटी लगा दी गई है। बाकी IMA से भी मेरी बात हुई है, IMA के डॉक्टर्स भी OPD के लिए उन्होंने स्ट्राइक के लिए बोला है। बाकी जो इमरजेंसी सुविधा है वहाँ पे अनवरत रहेंगी और कोई परेशानी बालाघाट जिले में नहीं आई। सर, देखा गया कि प्राइवेट चिकित्सक लोगों ने अपनी निजी क्लिनिक को बंद कर दिया गया है, ऐसे में अपने यहाँ सुविधा OPD वाला पार्ट पे मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि OPD के पार्ट पर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की है। इमरजेंसी सुविधाएं वहाँ भी चालू हैं। मेरी बात हुई है डॉक्टर से, सभी से, IMA के प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई है, वो सभी तैयार हैं उसके लिए। हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं कर रही हैं, जो भी समस्या आती है जिला अस्पताल उसके लिए तैयार है। सर, ये देखा गया कि जानकारी लग रही है कि कुछ डॉक्टर छुट्टी पे है आज। ये अगर कोई पहले छुट्टी पर और नई छुट्टी किसी को नहीं दी गई है, अगर कोई पहले से छुट्टी पर लंबी छुट्टी पर कोई है तो वो होगा। बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में 17 जून को जिले के शासकीय और अशासकीय डॉक्टरों के बीच अलग अलग रूप दिखाई दिया। जिला अस्पताल में सुबह से ही OPD में डॉक्टर अपनी सेवाएं देते रहे तो वहीं अन्य डॉक्टर अवकाश में रहकर हड़ताल का समर्थन करते रहे। इस प्रकार अशासकीय डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक पर सोमवार को OPD नहीं ली। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर दिल्ली के आह्वान
एवं उनके निर्देशानुसार भारतवर्ष के समस्त राज्य, समस्त जिले और समस्त जहाँ पे IMA की बॉडीज़ है उनके द्वारा एक सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया गया है। हड़ताल करने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि जिस प्रकार से डॉक्टरों के अगेंस्ट में वायलेंस या हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है वो उचित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो हमेशा मरीज की जान बचाता है, पर उसके बदले में आज जिस प्रकार से आम पब्लिक द्वारा या कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिनके द्वारा ये कार्रवाई की जाती है वो अनुचित है। और इसी के विरोध में आज समस्त भारत में आज एक 17 तारीख को हड़ताल की गई है और ये हड़ताल पूर्णतः सफल है। आज इस हड़ताल में हम सभी चिकित्सकों ने गंभीर मरीजों को छोड़ के बाकी किसी को नहीं देखा, सामान्य को भी पूर्णतः बंद रही। और हमारा उद्देश्य या हमारा मैसेज यही है सेंट्रल को या जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल कि डॉक्टरों के प्रति अपनी सिंपैथेटिक भावनाएं रखें और डॉक्टरों को एक अच्छी नज़रों से देखें। जैसा डॉक्टर नगर साहब ने बताया है कि आज हम लोगों ने ये हड़ताल की है, ये देशव्यापी हड़ताल है जो कि हमारी IMA की मेन बॉडी दिल्ली से संचालित हुई है। और इसमें हम लोगों ने ये हड़ताल इसलिए की है कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट, जबकि डॉक्टर की कोई गलती भी नहीं होती है, उसके अगेंस्ट जो असॉल्ट किए जाते हैं। और इसमें अभी आज की तारीख में हमारा एक डॉक्टर बहुत सीरियस कंडीशन में एक की डेथ हो चुकी है। तो इसी स्थिति में हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोगों ने ये हड़ताल की है ताकि हमारी सेफ्टी को रखते हुए कुछ नियम कानून बनाए जाएं। और देखिए, डॉक्टर्स के पास जब भी कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर कोई धर्म नहीं देखता, ना किसी को, ना वो ये देखता है कि मरीज किस कैटेगरी का है, कहाँ से आया है, वो सिर्फ ये देखता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के 1100 परिवारों को उनके आशियाने मिलने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर पालिका परिषद में कूपन सिस्टम के माध्यम से आवास का आवंटन कर दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे बताते हैं कि पहले फेज में 357 हितग्राहियों को मकान आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें कूपन का सहारा लिया गया है, जिसे जो मकान आवंटित हुआ है भविष्य में निर्माण होने के बाद उसे वही मकान दिया जाएगा। भविष्य में 400 मकान और आवंटित किए जाने हैं, जिसकी तैयारियां चल रही है। पहले चरण में 357 मकान तो दूसरे चरण में 400 मकान निर्माण कार्य किया जाएगा। मकान आवंटन की प्रक्रिया के बाद दर्जनों लोगं के चेहरे पर बहुत अधिक मुस्कान देखी गई, जो लंबे समय से अपने मकान और पक्के मकान के लिए ख्वाब सजाए हुए थे। ये बालाघाट में प्रधानमंत्री आवास की बिल्डिंग में लगभग 1176 मकान हमारे बालाघाट के स्वीकृत हुए। तो हम पहले फेज में अभी जो चालू करें उसमें हमने आज 357 लोगों को मकान अलॉट करके चीट सिस्टम से मकान अलॉट करने की हमने आज कार्रवाई करें, जिसमें कि लगभग पूरे हितग्राही आए हैं। उनका चीट सिस्टम का ड्रा सिस्टम से हम उनको मकान दे रहे हैं। इस प्रकार हम आज 357 लोगों को दे रहे हैं और हमारे पास लगभग 400 मकान की बुकिंग हुई। 1176 मकान पूर्ण रूप से बुकिंग नहीं हो पाए। हम उसको फेज वाइज ले रहे हैं। ये पहला चरण अभी 400 मकान का होगा, दूसरा चरण फिर 400 मकान का होगा, बाकी 300 मकान होगा। इस प्रकार के चरण बाद चरण हम प्रधानमंत्री आवास BPL वालों का ले रहे हैं। जबकि APL में हमने 3,3300 लोगों को APL की में 2.5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करा चुके हैं बालाघाट में। भविष्य में ANM कोर्स कर स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। जिला मुख्यालय के ITI के समक्ष खाली पड़े भूखंड में बहुत जल्द ही GNM कॉलेज भवन की नींव रखी जाएगी। बजट आवंटित हो चुका है। कुछ तकनीकी स्वीकृति मिलते ही भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शहर में GNM कॉलेज बनाए जाने के लिए लगभग 3 वर्ष पहले ही स्वास्थ्य विभाग को जमीन आवंटित कर दी गई है। 2.5 एकड़ रकबे में यह कॉलेज निर्माण किया जाना है। 200 छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास व कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS पन्निका बताते हैं कि 50 सीट वाला यह कॉलेज होगा, जिसमें 3.5 वर्ष का कोर्स शासन की मान्यता के अनुसार करवाया जाएगा। यहाँ पे कॉलेज के पास में हमारी जगह है IPP6 की, वहाँ पे पर्याप्त जगह है और उसको हमने अलॉट कर दिया है। वहीं पे GNM की नर्सिंग ट्रेनिंग की पूरी इंस्टीट्यूशन और रहने की व्यवस्था सारी चीज़ें हैं। सर आवंटन की बात तो सामने आ रही थी, क्या आवंटन? राशि सर नहीं, वो तो सिर्फ वहाँ से हो गई है अलॉट, पैसे का अलॉटमेंट हो गया, उसका बजट आ गया। कब से काम स्टार्ट हो जाएगा सर इसमें? बस वो ज़मीन का कचरा नकल उनको मिल जाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। कितने सीटर रहेंगे सर?
वो 200 सीटर के आसपास, मतलब हर साल 50 का है यहाँ पे। तो चूँकि ये 3.5 साल का कोर्स है तो लगभग 200 लोग रहेंगे उसमें एक समय में। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगभग 3 वर्ष पहले ही जीएनएम कॉलेज खोले जाने की अनुमति दी गई थी। बाकायदा इसके भवन के लिए पूरा खाका तैयार किया गया था, लेकिन लगातार बजट में आवंटन के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही थी। लेकिन बहुत जल्द इसके निर्माण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी, जिसे आगामी वर्ष में जीएनएम की छात्राओं को पूरी सुविधा का लाभ मिल सकेगा। कमलनाथ सरकार के 6 माह का कार्यकाल पूरा होने और विधानसभा चुनाव के पूर्व दिए गए वचन पत्र की समीक्षा करने के लिए सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में कमलनाथ सरकार के तमाम योजना वचन पत्रों के क्रियान्वयन और कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने की योजना बनाई गई, जिसमें जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कमलनाथ सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने, योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का फैसला लिया गया। आयोजित इस बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, वरिष्ठ कांग्रेसी पुष्पा विसेन, भीम फुलसुंगे, श्याम पंजवानी, जुगल शर्मा, सौरभ लोधी, रिकाब मिश्रा, शफकत खान सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। सरकार मुख्यमंत्री बनने के बाद 17 दिसंबर को उन्होंने शपथ किया था और उसके बाद से लेके 6 महीने आज पूरे होने जा रहे हैं। 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं और इन 6 महीनों में हमने विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने जो मध्य प्रदेश की जनता के सामने जो वचन पत्र हमने उनको वचन दिए थे, उन वचन पत्र में से 90 के ऊपर उनको कार्रवाई कर उनको क्रियान्वयन करने का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है ये, क्योंकि इस बीच में इन 6 महीने में आचार संहिता, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी, जिसमें मई, अप्रैल और मार्च से 3 महीने जो है आचार संहिता लगी रही, जिससे 90 दिन काम नहीं हो पाया। ये 90 दिन में ही 90 काम जो है उन्होंने जो कर पाया है वो क्रियान्वित कर पाया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बात सही है कि खजाना खाली हो तब योजनाओं का क्रियान्वयन करना बड़ा टेढ़ी खीर होती है, मुमकिन बहुत कठिन होता है। वारासिवनी नगर मुख्यालय में प्री मानसून बारिश का दौर रविवार के बाद सोमवार को भी चलता रहा। दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे अचानक दिन के तापमान में 12 से 15 डिग्री की गिरावट महसूस की गई। तो वहीं रात में भी लोगों ने काफी दिनों बाद ठंड महसूस की। आपको बता दें कि इस दौरान पूरे जिले में सबसे अच्छी बारिश वारासिवनी में ही दर्ज की गई है। कटंकी क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर पकड़े गए डंफरों को छोड़ने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने नाराजगी जाहिर की और सभी एसडीएम से कहा कि वे वाहनों की जांच के दौरान परिवहन अधिकारी की शक्तियों का भी प्रयोग करें। वाहन में रेत के परिवहन की जांच के दौरान टीपी, परमिट, रॉयल्टी के साथ ही वाहन का पंजीयन, मोटरयान कर जमा है या नहीं, वाहन ओवरलोड तो नहीं, इसकी भी जांच करें। रेत के अवैध परिवहन में लिप्त पाए जाने पर किसी भी वाहन को छोड़ना नहीं है, उसे जब्त कर थाने में खड़ा कराना है। मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित खैरी पंचायत में 2 वर्ष पहले एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस हादसे में पीड़ित परिवारों को सहायता दिए जाने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग दायित्व दिए थे। उनके द्वारा पीड़ित परिवारों की मदद के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 17 जून को विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने पत्रकार वार्ता में सरकार के 100 दिनों के कार्यों और उपलब्धियों से पत्रकारों को अवगत करवाया। सुश्री कावरे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसानों का ऋण माफ किया है। किसानों के ऋण माफी का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है।
मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना में सहायता राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी गई है। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 600 रुपए कर दी गई है और इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए किया जाएगा। इससे भी ज़्यादा बात हुई है कि इन 6 महीनों में जो सरकार ने काम किया है, उस काम के अलावा जो दिक्कतें रही, इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य उद्देश्य उपलब्धियाँ बताना तो है ही, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पूरा एक खाका तैयार करके दिया गया है जो आप लोगों को हम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में करवाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अभी 6 महीने काम करने के दौरान जो दिक्कतें प्रदेश में रही, जो दिक्कतें जिलों में हुई, उन सब बातों पर भी आप लोगों से चर्चा करना, ये सबसे मुख्य उद्देश्य कमलनाथ जी की सरकार का है, प्रदेश कांग्रेस की सोच का है और उसी चलते आज एक रिस्पॉन्स रखाई गई है। आप सब जानते हैं सबसे पहला निर्णय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ कर्ज माफी कर दिया और निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें आप लोग अभी देख रहे हैं और हुई रही हैं। आचार संहिता के चलते कुछ दिक्कतें आई, लेकिन अभी जब से आचार संहिता खत्म हुई तब से वापस से प्रोसेस चालू हो गई है और इसके अलावा सारी चीज़ों पर उनका फोकस रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार 15 साल बाद कांग्रेस की बनी है। निश्चित रूप से 15 साल की सरकार बनने के बाद, परिवर्तन आने के बाद सरकार तो बदल गई, लेकिन व्यवस्थाओं को बदलना ये एक बड़ी चुनौती है सरकार की, क्योंकि व्यवस्थाओं को बदलने में समय लगता है और हम प्रयास कर रहे हैं सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से कमलनाथ जी के निर्देशन में यह व्यवस्था को बदले। तिरौली तहसील के महाराष्ट्र की सीमा से लगे एवं बावनथड़ी नदी के किनारे स्थित ग्राम चांदमारा में महाराष्ट्र के रेत व्यवसायियों द्वारा बावनथड़ी नदी से रेत निकाली जा रही थी। नदी से रेत मध्य प्रदेश के चांदमारा वाले क्षेत्र से निकाली जा रही थी। रेत के डंपरों के आने जाने के लिए नदी में कच्ची सड़क भी बना दी गई थी। चांदमारा के किसानों ने गत दिवस महाराष्ट्र के व्यवसायियों द्वारा रेत खनन एवं परिवहन का विरोध किया। किसानों का कहना था कि डंपरों के कारण उनके खेतों में सिंचाई के लिए लगाई गई पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। डंपरों के आवाजाही के कारण उन्हें भारी परेशानी हो रही है। कलेक्टर दीपक आर्य को चांदमारा के किसानों के विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर उन्हें कटंगी एसडीएम को इस प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने कहा। इस पर कटंगी एसडीएम श्री ऋषि पवार ने तत्काल कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार तिरौड़ी एवं तिरौड़ी थाना के टीआई को मौके पर जाकर किसानों की समस्या का निदान निकालने कहा। नायब तहसीलदार शोभना ठाकुर एवं तिरौड़ी थाने के टीआई ने चांदमारा में मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की और उन्होंने डंपरों के आने जाने के लिए बनाए गए कच्चे मार्ग को जेसीबी मशीन से खुदवा दिया है, जिससे महाराष्ट्र के डंपर चांदमारा से रेत का परिवहन नहीं कर पाएंगे। चांदमारा के किसान जिला प्रशासन की इस त्वरित कार्यवाही से प्रसन्न हैं। आपको बता दें कि चांदमारा के पास बावनथड़ी नदी से रेत परिवहन के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा खनन की स्वीकृति दी गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने 17 जून को अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर विस्तार से चर्चा की और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे शाला परिसर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और शाला के शिक्षकों को मेरी शाला मेरा परिवार की भावना के साथ कार्य करना होगा। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के जन शिक्षकों की बैठक लेकर उनके कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जन शिक्षकों का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें उनकी मूल शाला में वापस कराया जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 77 जन शिक्षा केंद्र हैं और उनमें 2-2 जन शिक्षक कार्यरत हैं। बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि शालाओं में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए सभी एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सतत शालाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। सोमवार को लालबर्रा तहसील मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बमनी अंतर्गत स्थित गांव डोरली पहुंच मार्ग की अमराई में सुबह 11 बजे डोरली निवासी 35 वर्षीय इंद्रपाल पिता नारायण अगासे का शव ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया एवं पोस्टमार्टम करवाया गया। मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले लाल बर्रा महाविद्यालय के छात्रों को शिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस बात से आक्रोशित एनएसयूआई एवं छात्रों ने मिलकर सोमवार को रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार लाल बर्रा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जानकारी दी। कॉलेज प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। आई रे आई, आई रे आई। डाल दिए हैं। अरे ये प्रतिलिपि पटवारी जी उससे अच्छा नाम से दे दिए क्या? हाँ, और ये देखो ये प्रतिलिपि में मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए। तो छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में हमारी मांगे पूरी करो। देखने में आ रहा है कि इतने सारे छात्र छात्राओं को आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस समय शासकीय स्नातक महाविद्यालय लाल बर्रा में देखने में ये आया है कि फीस प्रवेश शुल्क जो है द्वितीय वर्ष की, तृतीय वर्ष की एवं एमए की वो यहाँ पर आ चुकी है और उसकी प्रवेश शुल्क अलग अलग क्लास की अलग अलग आई है 2200-2300 रुपये। तो देखने में ये आया है कि अभी तक हमारी स्कॉलर नहीं डली, चाहे वो स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं हों प्रथम वर्ष के, चाहे वो प्रथम वर्ष बीए के छात्र छात्राएं हों, चाहे बीए द्वितीय वर्ष के, चाहे बीएससी प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी सभी कक्षाओं की स्कॉलरशिप नहीं आई है। ऐसे में लाल बर्रा कॉलेज जो है वो ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत में आता है और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे मध्यवर्गीय परिवार से, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ST/SC के कुछ छात्रों की स्कॉलरशिप मात्र 3000 रुपये डली। कॉलेज में ये समस्या आ रही कि अभी तक हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई और मतलब फॉर्म चालू हो गए हैं क्लास के आने वाले क्लास के, मतलब फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के क्लास एग्ज़ाम चालू हो गए, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो मतलब हम उसी पे मतलब फॉर्म भरेंगे बोल रहे थे। स्कॉलर मिलती तो छात्र यानी एडमिशन फीस वगैरह जो भी लगता है वो आप उसी से करते। तो अभी आप लोग के द्वारा क्या किया गया? और बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई, तो अभी आप लोग के द्वारा क्या किया जाए जैसे स्कॉलर नहीं डल पाई? मैंने उनका ज्ञापन देखा, उसमें ओबीसी की छात्रवृत्ति से संबंधित समस्या के बारे में दिया गया है कि विद्यार्थियों के खाते में नहीं आई हुई है। तो ये मामला हम लोग शीघ्र ही निराकरण के लिए संबंधित कार्यालय में प्रेषित करेंगे एवं विद्यार्थियों के हित में शीघ्र ही समस्या के निराकरण का प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायत लाल बर्रा में बीते दिनों 6 लोगों की अचानक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अंत्येष्टि की राशि का वितरण किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंत्येष्टि की राहत राशि का वितरण किया जाता है। इसी तारतम्य में सोमवार को लाल बर्रा सरपंच अनीस खान द्वारा राशि वितरित की गई। ग्राम पंचायत पारनावानी अंतर्गत प्रदेश शासन की योजना के अनुसार जो लोग मृतक हो जाते हैं उनको अंत्येष्टि सहायता दिया जाना सुनिश्चित है, जिसके तहत 6 लोगों को अंत्येष्टि सहायता राशि नकद प्रदान की गई है आज ग्राम पंचायत। वारासिवनी नगर के दीनदयाल चौक में बाइक अनियंत्रित होने से वारासिवनी के वार्ड नंबर 2 निवासी प्रमोद झाड़े गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रमोद सिविल अस्पताल से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन से साइड लेते वक्त बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे प्रमोद को सिर पर गंभीर रूप से चोटें आई हैं। ये हुआ गाड़ी से जा रहा था तो वहाँ दीनदयाल चौक पे वहाँ टकरा गया। अच्छा, बाइक अनियंत्रित हो गई? हाँ, बाइक। तो कहाँ चोटें आई है इनको? ये गाड़ी पे आई। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत लैंडझरी के नहर के पास 25 बैलों को बजरंग दल और पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी लैंडझरी निवासी अजय को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम स्थित नहर के समीप रास्ते में बड़े स्तर पर मवेशी महाराष्ट्र के कसाई खाने ले जाए जा रहे हैं। उक्त मामले पर पुलिस ने सूचना के आधार पर सलमान निवासी वार्ड नंबर 12 लाल बर्रा का बताया जा रहा है 25 बैलों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमस्कार,
न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुलंदनुमारी मोटरसाइकिल चालक को टक्कर, घटना में दंपति की मौत। विद्युत करंट से महिला की मौत, वारासिवनी के वारा की घटना। लांजी के कुम्हारी में मकान की गिरी दीवार में दबे सास गंभीर बहू की मौत। लालबर्रा के डोरली में मिला एक व्यक्ति का शव, मौत का कारण अज्ञात। शासकीय और निजी चिकित्सकों का हड़ताल को लेकर अलग अलग रहा रुख। पुलिस भर्ती परीक्षा, जिला पुलिस बल के सब इंस्पेक्टर देंगे प्रशिक्षण। और बूढ़ी तालाब के डूब क्षेत्र प्रभावितों को मिलेगा पीएम आवास में मकान। और अब खबरें विस्तार से।